नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में IC38 का रिवाइज्ड एडिशन जो 1/4/2023 से लागू हो गया है, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस कोर्स को इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र छात्राओं के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस सिलेबस को IRDA द्वारा निर्धारित बीमा एजेंटों के लिए तैयार किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, बीमा का परिचय। इस अध्याय का उद्देश्य बीमा की बेसिक बातों से आपको अवगत कराना, उसके साथ साथ इसके प्रारूप और कामकाज के तरीकों को बारे में आपको बताना है। सबसे पहला नंबर पॉइंट आता है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का इतिहास और विकास। हम लोग एक अनिश्चितता भरी दुनिया में रहते हैं। हम लोगों को प्राय सुनने को मिलता है कि कहीं पर रेल या बस की दुर्घटना हो गई, कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया। इन सब घटनाओं के कारण जान और माल का बहुत नुकसान होता है। आप ये भी सुनते होंगे कि अचानक किसी की कम उम्र में मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाएं हम लोगों को डराती एवं विचलित करती है और ये घटना अक्सर शोक का कारण बनती है। इसकी वजह सामान्य है। सबसे पहले तो ये घटनाएं अनिश्चित होती हैं। अगर किसी घटना का अंदाजा लगाया जा सकता तो उसकी तैयारी भी की जा सकती है। दूसरा यह है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं अक्सर आर्थिक नुकसान और शोक का कारण बनती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का परिचय। बीमा आज से 3000 वर्ष पहले हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। कई सभ्यताओं ने नुकसान की भरपाई के लिए अपने बीच पूलिंग और शेयरिंग की आइडिया को लागू किया है। पूलिंग और शेयरिंग की जो आइडिया है ये बाद में आपके संग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप मेरे संग जुड़े रहिए। उनके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बोटोमरी लोन। बेबीलोन, भरूच और सूरत के व्यापारी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जहाज में लादी गई वस्तु को गुम या चोरी हो जाने के कारण ऋणदाताओं द्वारा ऋण माफ किए जाने के लिए व्यवसायियों द्वारा ऋण को अतिरिक्त राशि भुगतान किया जाता था। इसे बोटोमरी लोन कहा जाता था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के तहत जहाज या माल को गिरवी रख करके सुरक्षित समुद्री यात्रा के पश्चात लोन की वापसी कर दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फ्रेंडली सोसाइटीज या बेनेवोलेंट सोसाइटीज, या इसे हिंदी में परोपकारी समाज या दोस्ताना समाज भी कहते हैं। 7वीं सदी में यूनानी और इंग्लैंड के लोगों ने अपने मृतक साथी की परिवार की देखभाल के साथ साथ उसके अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए भी एडवांस में पेमेंट किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोड्स के निवासी। जहाज के भार को कम करने और संतुलन बनाए रखने के लिए जहाज में से कुछ माल को फेंक दिया जाता था, जिसे जेटसनिंग कहा जाता है। इस प्रकार माल के नुकसान हो जाने पर माल के सभी मालिकों को, वो जिनका माल नष्ट न हुआ हो, उनको भी कुछ अनुपात में हानि वहन करनी पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं चीनी व्यापारी। चीनी व्यापारी क्या करते थे? चीनी व्यापारी अलग अलग जहाज या शिप में अपने सामान को भेजा करते थे ताकि कुछ नावों के डूब जाने पर भी उनका नुकसान ज्यादा ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस या बीमा की आधुनिक अवधारणाएं। सबसे पहला पॉइंट आता है लॉयड्स, इंपॉर्टेंट है। यह लंदन का लॉयड कॉफी हाउस हुआ करता था। यहां पर व्यापारी समुद्र में विभिन्न जोखिमों के कारण होने वाली नुकसानों को आपस में शेयर करने के लिए सहमत होते थे। दुनिया की पहली जीवन बीमा कंपनी एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस था, जिसकी स्थापना सन 1706 में लंदन में की गई थी। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, भारत में बीमा का इतिहास। भारत के बारे में जान लेते हैं। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी, जो एक ब्रिटिशर्स कंपनी थी। नेक्स्ट, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यह भारत की पहली नॉन लाइफ माने गैर जीवन बीमा कंपनी थी। नेक्स्ट आते हैं बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, सन 1870 में पहली भारतीय या स्वदेशी बीमा कंपनी जिसका गठन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी जो 1906 में बनी थी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बीमा अधिनियम 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938 भारत में
बीमा कंपनियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए यह कानून को बनाया गया था। यह कानून समय समय पर संशोधनों के साथ यह आज भी लागू है, जिसका आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। जीवन बीमा कारोबार को 1 सितंबर 1956 को नेशनलाइजेशन किया गया था। उस समय भारत में 170 कंपनियां और 75 प्रोविडेंट फंड कमेटी थी जीवन बीमा कारोबार में जो शामिल थी। उन सभी को मिलाकर के एक कॉरपोरेशन या निगम का निर्माण किया गया, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा के नाम से जानते हैं। 1956 से 1999 तक LICI के पास भारत में जीवन बीमा कारोबार का एकमात्र अधिकार रहा। अब आते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस, गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, यह जिब्ना एक्ट के द्वारा हुआ 1972 में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को भी नेशनलाइजेशन इस समय कर दिया गया और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC के साथ साथ इनकी 4 सहयोगी कंपनियों को गठन किया गया। उस समय भारत में गैर जीवन बीमा कारोबार में 106 कंपनियों को उसमें विलय कर दिया या मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मल्होत्रा कमेटी। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्होत्रा कमेटी ने 1994 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपटीशन लाने के लिए इंश्योरेंस बाजार को प्राइवेट प्लेयर के लिए भी खोलने की सिफारिश की थी। वर्ष 2000 में बीमा बाजार का उदारीकरण किया गया। IRDAI एक्ट 1999 को पारित किया गया था। इस एक्ट को इसके साथ ही अप्रैल 2000 में बीमा उद्योग मतलब कि लाइफ और नॉन लाइफ दोनों के लिए IRDAI को संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्निंग बॉडी के रूप में गठन कर दिया गया। IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्ष 2021 में इंश्योरेंस एक्ट के एक संशोधन करके विदेशी निवेशकों को किसी भारतीय कंपनी में 74% मतलब कि 74% हिस्सा रखने की अनुमति दे दी गई और अब विदेशी कंपनियां री इंश्योरेंस के लिए भारत में अपना ब्रांचेस को खोल सकती थी। री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा, चलिए इसको देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बड़े नुकसान से खुद को बचाने के लिए वो भी प्रीमियम के बदले में अपने रिस्क को एक हिस्से को अन्य इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस किसी दूसरे कंपनी से करवा लिया, इसको बोलते हैं, जो जिस कंपनी से करवाया उसे री इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें एक पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या गवर्नमेंट का इसे बोल सकते हैं, जिसको आप LICI के नाम से जानते हैं, और बाकी के 25 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वर्तमान में 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, गैर जीवन बीमा कंपनी। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। वर्तमान में भारत में 12 री इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें एक पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का री इंश्योरेंस कंपनी है, जिसे हम GICRE के नाम से जानते हैं, या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी का 11 जो है वो प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। भारत सरकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस IRDAI के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। अब आते हैं बीमा किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले देख लेते हैं बीमा की परिभाषा। बीमा को एक ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें कुछ लोगों के नुकसान को इसी तरह की अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों के दायरे में आने वाले कई लोगों के बीच बांट दिया जाता है। नहीं समझे? पहली बार हमको भी समझ में नहीं आया था। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। बीमा की प्रक्रिया के जरिए एक व्यक्ति के संभावित आर्थिक हानि एवं उसके परिणामों को कई व्यक्तियों के बीच बांटा जा सकता है। फिर से नहीं समझा? कोई बात नहीं, लोड मत लीजिए, पास करने की चिंता छोड़ दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, पास तो आप ऐसे ही कर जाएंगे। साथियों, आप अपना फोकस 5C पर कीजिए। यदि 5C के बारे में आप नहीं जानते हैं, संभव है कि आप नहीं जानते होंगे, तो आप कृपया अपने मैनेजर से बात कीजिए, भाई जी या बहन जी या जो बोलकर उनको संबोधित करते हैं, 5C के बारे में पूछिए और उस पर अपना फोकस आज से आरंभ करें। चलिए फिर से दूसरे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको, बहुत मज़ेदार कहानी है।
एक गांव है जिसका नाम रामपुर है, ठीक है। उस गांव में टोटल नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ घर जो है टोटल 26 है, 26। जैसे ए का जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो इसलिए मैंने 26 लिया है, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ए से लेकर के जेड तक कितने घर हैं? 26 घर हैं। सबका मैंने नामकरण दे दिया, ABCD से लेकर के जेड तक, ठीक है। नंबर ऑफ़ हाउस कितनी है? 26। और प्रत्येक घर की जो कीमत जो है 2600 रुपया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि गांव में अचानक एक आदमी का घर जल गया। मान लेते हैं ए का घर जल गया, ए का घर जल गया। ए का घर जल जाने के कारण अब उसको 2600 रुपया देना होगा घर बनाने के लिए, 2600 रुपये की खर्चा होगी, ठीक है। और हर साल ये घटना किसी न किसी के साथ होती भी रहती है। तो गांव में एक व्यक्ति एफ बाहर निकल के आया, बाहर निकल के आकर के बोला कि हम जो है एक कंपनी बनाए हैं या एक समिति बनाए हैं, मेरे पास एक प्लान है। तो वो सबको बताया। वो प्लान बताया कि आप लोग ऐसा कीजिए कि प्रत्येक घर जो 26 घर हैं वो 100 रुपया करके मुझे दीजिए, 100 रुपया करके दीजिए। 100 रुपया देने के बाद आपका जो है 2600 रुपया होता है। ये 2600 रुपया हम आपको जो है ए को घर बनाने के लिए दे देंगे। बस प्लानिंग यही है, ठीक है। अब और ये भी उसने बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग हर साल इसका फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस कहानी का दूसरा रूप पे। अब इस पर देखिए कि इसमें जो है आपका, इसको लॉस शेयरिंग कहते हैं। मतलब कि हम सभी को यह समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग मिल करके कुछ लोगों के सेम प्रकार की हानि या लॉस को वहन कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि 26 घर मिला और एक आदमी का घर का जो पैसा है उसको दे दिया, तो लॉस शेयरिंग हो गया। और जो 100 रुपया इकट्ठा करके जो 2600 रुपया का इकट्ठा हुआ है, उस फंड को पूलिंग ऑफ मनी कहते हैं। पुल का मतलब होता है ताल, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल में आपका जैसे पानी भरा होता है, उसी प्रकार पूलिंग ऑफ मनी में पैसा भरा होता है, ठीक है। तो ये जो फंड इकट्ठा हुआ, जो 2600 रुपया का जो एक फंड इकट्ठा हुआ, ठीक है, ये फंड जो हुआ इसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ मनी। अभी तक प्रत्येक घर का मालिक 2600 रुपया का रिस्क अपने माथा पर ले करके चलते थे, मगर गांव के लोग मात्र 100 रुपया दे करके इस रिस्क को एफ कंपनी को, माने एफ का है तो एफ कंपनी को मान लेते हैं, एफ कंपनी को दे देते हैं। और अब किसी भी घर को जलेगा वो 2600 रुपया घर बनाने के लिए उसको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 100 रुपया देकर के इन लोगों ने एक फंड में जो पैसा लगाया, तो उन लोगों जो पैसा को जो ट्रांसफ़र, माने पैसा जो अपना 100 रुपया देकर के इस फंड में जो ट्रांसफ़र किया, तो इसको लोग रिस्क ट्रांसफ़र बोला जाता है, ठीक है। जिन लोगों ने 100 रुपया दे करके अपना रिस्क को ट्रांसफ़र किया है एफ कंपनी के पास, वो 100 रुपया का जो दिया है उसको प्रीमियम कहलाता है। मतलब कि जो रिस्क ट्रांसफ़र में हम लोग जो खर्च या पेमेंट देते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने प्रीमियम दिया है उसी का घर को कवर किया जाएगा, बाकी अन्य को कवर नहीं किया जाएगा, और इसे जो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है। आपने 100 रुपया दिया तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक जो कवर खरीदता है, दूसरा जो कवर देता है, ठीक है। जो कवर खरीदता है उसे इंश्योर्ड कहते हैं या पॉलिसी धारक या बीमा धारक कहते हैं, और जो कवर देता है उसको इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी कहेंगे, ठीक है। बीमा एक नेक्स्ट पॉइंट है। बीमा जब फिनेंशियल लॉस होता है तभी वो एक्टिवेट होता है और कार्य करता है। नेक्स्ट, इसमें सेम प्रकार के भी रिस्क, मैंने संभावित रिस्क को कवर किया जाता है, जैसे कि आग से, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, फायर आग से लगने वाले लोग को बताया कि आग से जिन लोगों को खतरा है, जिन लोगों को घर का, उसी को कवर किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो वैसे ही कार इंश्योरेंस हो गया, कार का कोई यदि कोई क्षति होता है तो आपका जो है कार का इंश्योरेंस वैसा है, टू व्हीलर का इंश्योरेंस ऐसा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअलिटी, पारस्परिकता, जहां पर कई स्रोतों से फंड एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया पूलिंग ऑफ मनी, जैसे सभी अंडों को एक टोकरी में रखा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, ये पूलिंग ऑफ मनी, ये म्यूचुअलिटी है। इसमें क्या है, विभिन्न स्रोतों से जो है आपका जो है फंड एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं म्यूचुअलिटी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। इसमें फंड जो है आपका विभिन्न मंजिलों तक जाता है। यहाँ से फंड निकल करके यहाँ पे आया
और यहाँ पर विभिन्न मंजिलों तक ये फंड गया। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसमें फंड को भिन्न भिन्न संपत्तियों के बीच बांट दिया जाता है, जैसे कई अंडों को कई अलग अलग टोकरी में रखना। ये कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट ये है, डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट में ही म्यूचुअल फंड काम करता है। बीमा का संबंध मूल्य से है। इंश्योरेंस इज अबाउट वैल्यू, मतलब कि कोई ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो फिजिकल रूप में हो, जैसे कोई कार या भवन, या नॉन फिजिकल रूप में हो, जैसे रेपुटेशन, गुडविल, किसी को पैसे चुकाने की देनदारी, या पर्सनल रूप से, जैसे किसी के आंख, हाथ, पैर, शरीर का कोई अंग और शारीरिक क्षमताएं। अगर कोई घटना होती है तो संपत्ति अपना मूल्य खो सकती है। नुकसान की इस संभावना को रिस्क कहा जाता है या जोखिम कहा जाता है। रिस्क या जोखिम की घटना के कारण को खतरा या पेरिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंश्योरेंस रिड्यूसेस रिस्क बर्डन, मतलब कि बीमा जोखिम के भार को कम करता है। कैसे? लोग दो प्रकार के रिस्क को वहन करते हैं। पहला होता है प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क, जोखिम का प्राथमिक भार। इसमें रिस्क आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में आग लग जाने के कारण लॉस हो जाता है, तो इसमें जो क्षतिग्रस्त सामान का वास्तविक मूल्य जो है आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क, यह जोखिम का द्वितीयक भार। इसमें ऐसे खर्चे और तनाव शामिल होते हैं जो घटना नहीं होने पर भी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा कि कोई व्यापारी कलकत्ता से दिल्ली किसी वस्तु को या माल को भेज रहा है, उसके मन में भय और चिंता के कारण शरीर में तनाव बना रहेगा जब तक कि उस वस्तु को, माफ कीजिएगा, जब तक कि वो वस्तु दिल्ली तक न पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में लूटपाट, एक्सीडेंट, आग लगना इत्यादि का खतरा बना रहता है। इसी कारण से ऐसी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए एक रिजर्व फंड रखना जरूरी होता है। यदि वो व्यक्ति बीमा कंपनी को जोखिम ट्रांसफर कर देता, तब वो मानसिक शांति का आनंद ले सकता था और व्यक्ति उस रिजर्व फंड को अधिक कुशलता से किसी अलग जगह में निवेश कर सकता। इन्हीं वजहों से बीमा की आवश्यकता महसूस होती है। इंपॉर्टेंट, भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वाहन है तो उसके लिए तीसरे पक्ष या थर्ड पार्टी का बीमा खरीदना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक या जोखिम प्रबंधन की तकनीकें। सबसे पहला पॉइंट आता है जोखिम से बचाव, रिस्क एवॉइडेंस। उदाहरण, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी अन्य को दे करके निर्माण के कुछ रिस्क को से वो बच सकता है। दूसरा नंबर होता है पॉइंट रिस्क रिटेंशन, जोखिम प्रतिधारण, मतलब कि रिस्क को अपने पास रखना। इसमें व्यक्ति रिस्क के प्रभाव को मैनेज स्वयं करता है। इसे सेल्फ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को रिजर्व फंड रखना पड़ता है। तीसरा नंबर पॉइंट आता है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल या जोखिम को कम और नियंत्रित करना। जैसे किसी कारखाना के कर्मचारियों को जोखिम कम करने के लिए उचित शिक्षण और प्रशिक्षण देना, जैसे कि फायर ड्रिल में हिस्सा लेना, कार चलाते वक्त कार का सीट बेल्ट बांधना, वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना इत्यादि। माहौल में बदलाव लाना, जैसे कि फायर अलार्म लगाना, मलेरिया के फैलाव को कम करने के लिए मच्छर मारने का केमिकल का छिड़काव करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क वाली गतिविधियों में बदलाव करना, जैसे कंस्ट्रक्शन साइटों के अंदर हेलमेट पहनना, केमिकल का इस्तेमाल करते समय दस्तानों और फेस शील्ड को पहनना। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, जैसे नियमित रूप से योग करना या नियमित रूप से चिकित्सा जांच अपना करवाना। संपत्ति के विभिन्न चीजों को एक साथ नहीं रख करके उन्हें अलग अलग रखना, क्योंकि यदि दुर्घटना होगी तो सारी संपत्ति एक साथ खत्म हो जाएगी, इसीलिए अलग अलग जगह रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क फाइनेंसिंग, जोखिम का वित्त पोषण। रिस्क फाइनेंसिंग मतलब कि रिस्क रिटेंशन थ्रू सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब कि इसमें नुकसान की घटना होने पर रिस्क के भार को खुद उठाया जाता है। इसे सेल्फ इंश्योरेंस कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या अंतर है। यह बहुत ही बारीक अंतर है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा।
इंश्योरेंस का अर्थ घट सकने वाली घटना से सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एश्योरेंस का अर्थ अवश्य घटने वाली घटना से आपको सुरक्षा प्रदान करना है। इंश्योरेंस रिस्क के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि एश्योरेंस निश्चित घटना जैसे मृत्यु जो निश्चित है किंतु उसका समय अनिश्चित है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है। एश्योरेंस पॉलिसी जीवन सुरक्षा से जुड़ी होती है। इंश्योरेंस एज ए टूल फॉर मैनेजिंग रिस्क या जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में बीमा। जब हम रिस्क के विषय की बात करते हैं तो हम उस हानि की बात नहीं करते जो घट चुकी है, परंतु हम उस हानि की बात करते हैं जिसको घटने की संभावना है। अतः यह एक अपेक्षित हानि होती है। इस अपेक्षित हानि को मूल्य जो है वो रिस्क के मूल्य के समान होता है, जो दो तत्वों पर निर्भर करता है। यह खतरे की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी को बीमित किया जाता है यहाँ पर, जो घटित हो सकता है। दूसरा, इम्पैक्ट प्रभाव, इसके परिणाम स्वरूप हो सकने वाली हानि की धनराशि। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बीमा का विकल्प चुनने से पहले का विचार। कंसिडरेशन बिफोर ऑप्टिंग फॉर इंश्योरेंस। बीमा की सबसे अधिक जरूरत वहां होगी जहां पर नुकसान का प्रभाव बहुत अधिक होगा, मगर इसकी संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इसका प्रीमियम भी बहुत कम होगा। जैसे भूकंप आने का खतरा या संभावना, जहाज डूब जाने की संभावना। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट रिस्क ए लॉट फॉर ए लिटिल, मतलब कि छोटे से लाभ के लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एक साधारण कलम का बीमा नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट रिस्क मोर देन वन कैन आई अफोर्ड टू लूज। यह जितनी खोने की क्षमता है उससे ज्यादा रिस्क मत लीजिए। जैसे कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी नष्ट हो जाती है तो उसके मालिक उस नुकसान को सहन नहीं कर पाएंगे, तो उनको बीमा करवाना बहुत जरूरी है। कॉन्सिडर द लाइकली आउटकम ऑफ द रिस्क केयरफुली, मतलब जोखिम के संभावित परिणामों पर सावधानी से विचार करें। जैसे किसी स्पेस सैटेलाइट का नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि इसे बीमा करवाना बेहद जरूरी होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस मार्केट प्लेयर या बीमा बाजार में खिलाड़ी या कंपनियां। बीमा कंपनियां बीमा उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी होती हैं। इसके अलावा जैसे एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर, बैंक का इंश्योरेंस चैनल के माध्यम से इंश्योरेंस बेचता है। बीमा मार्केटिंग फर्म, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करके ग्राहकों को पॉलिसी लेने या खरीदने का आग्रह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोसाइटी या समाज में बीमा की भूमिका। बीमा कंपनियां किसी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे यह पक्का करती हैं कि देश की संपत्ति सुरक्षित और संरक्षित रहे। बीमा कंपनियां प्रीमियम की छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके उनका पूल बना करके एक विशाल फंड बनाती है और इन फंडों को पॉलिसी होल्डर के हितों और समाज के हितों के लिए या लाभ के लिए ध्यान में रख करके इनका निवेश किया जाता है। बीमा कई बीमा धारकों माने पॉलिसी होल्डर और उद्यमों को दुर्घटना के कारण होने वाली नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह पूंजी को सुरक्षित रखता है और फिर कारोबार और उद्योग में विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे देश की प्रगति में मदद मिलती है। बीमा पूंजी के निवेश को सक्षम बनाता है, जिससे व्यावसायिक और औद्योगिक विकास होती है। बीमा देश के लिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है, जैसे कि व्यापार में, शिपिंग में, बैंकिंग सेवाएं जैसे ये सब सर्विस देती है, उसी तरह बीमा भी आपको सर्विस देती है। बीमा कंपनियां आग से होने वाले नुकसान का रोकथाम, कार्गो के नुकसान की रोकथाम, औद्योगिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा में शामिल संस्थानों के साथ जुड़ी होती है। बीमा से मिली सुरक्षा के कारण उद्यमियों में नए और अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्रों में निवेश करने में आत्मविश्वास पैदा होता है। महत्वपूर्ण जानकारी, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी या बीमा का सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा राज्य का दायित्व है। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 या ESIC एक्ट 1948 में कवर किए गए औद्योगिक कर्मचारियों और उनके परिवार की बीमारी, डिसेबिलिटी, मैटरनिटी और मृत्यु के खर्चों की भरपाई के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना में इंश्योरेंस कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे PMJJY जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
दूसरा है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट पॉइंट है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसे कि आप सुनते होंगे आयुष्मान भारत। PMVBY, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, यह एक पेंशन स्कीम है। यह पेंशन स्कीम LIC के द्वारा बेचा जाता है। APY, अटल पेंशन योजना, यह भी पेंशन स्कीम है। और भी अन्य सरकारी योजनाएं भारतीय समाज या समुदाय को लाभान्वित करती रही हैं। सरकारी योजनाओं में सहयोग करने के अलावा बीमा उद्योग व्यावसायिक आधार पर बीमा कवर प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। व्यावसायिक आधार पर चलाई जाने वाली ग्रामीण बीमा योजनाएं ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा, तो कृपया ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।